वेलकम स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आज हम लोग बात करेंगे सेंटर ऑफ मास ऑफ ए टू पार्टिकल सिस्टम और एन पार्टिकल बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स की कुछ प्रैक्टिस, कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम देख लेते हैं कि कैसे सेंटर ऑफ मास फाइंड आउट कर सकते हैं एक डिस्क्रीट सिस्टम के लिए और एक कंटिन्यूस सिस्टम के लिए। सपोज कि हमारे पास एक ट्रायंगल है, ध्यान से सुनिएगा, और ये ट्रायंगल है इक्विलैटरल ट्रायंगल, और इस इक्विलैटरल ट्रायंगल की जो साइड है दैट इज 1 मीटर ईच। इस इक्विलैटरल ट्रायंगल के तीनों वर्टेक्स पे अलग अलग मास सिचुएटेड है, 1 kg, 2 kg, 3 kg। आई होप यू अंडरस्टैंड। तो ऐसे में अपने को फाइंड आउट करना है कि इसका सेंटर ऑफ मास निकालिए। फाइंड सेंटर ऑफ मास, फाइंड सेंटर ऑफ मास। ठीक है, आइए निकालते हैं। अब पॉइंट ये आता है कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। सेंटर ऑफ मास में फाइंड आउट करने के लिए आपको एक्स वाई कोऑर्डिनेट उनके मालूम होते हैं। आपको मालूम है कि एक्स सी एम इक्वल टू m1x1 प्लस m2x2 डिवाइड बाय m1 प्लस m2 है क्या नहीं। अगर हम देखें इस क्वेश्चन को तो ये हमारे पास एक डिस्क्रीट सिस्टम है और हर एक वर्टेक्स के ऊपर मास अलग अलग है। तो हम देख सकते हैं कि दिस इज m1, वी कैन कंसीडर दिस इज m2 एंड दिस इज m3, कोई डाउट नहीं इसमें। ठीक है, अब हमें इसका सेंटर ऑफ मास निकालना है। स्वाभाविक है कि तीनों वर्टेक्स का मास अलग अलग है, तो सेंटर ऑफ मास इसके ज्योमेट्रिकल सेंटर पे नहीं होगा। ये भी आप लोग अच्छे से जानते हैं और जान भी लीजिए। तो ऐसे में इस क्वेश्चन को कैसे करें, क्योंकि आप आरसीएम लिखते हैं तो m1 r1 प्लस m2 r2 डिवाइड बाय प्लस m1 प्लस m2 होता है। तो कैसे क्वेश्चन को किया जाए, शुरुआत कैसे की जाए इसकी, तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए आप एक काम कीजिए। इस ट्रायंगुलर लेमिना, लेमिना मतलब सरफेस, प्लेन सरफेस को कोऑर्डिनेट सिस्टम में रख लीजिए। कैसे रखेंगे, आप इस तीनों में से किसी भी एक वर्टेक्स को इस कोऑर्डिनेट सिस्टम के ओरिजिन पर रख दीजिए, ताकि मतलब मैं इसी ट्रायंगल को यहां बनाने जा रहा हूं। तो दिस इज m1, ये ओरिजिन 0,0, यहां मास रखा है m2, यहां पे मास रखा हुआ है m3। इससे थोड़ा हमारा काम आसान हो जाएगा। आसान क्या हो जाएगा कि इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट आएंगे वो आएंगे 1,0। कैसे आएंगे, इस साइड की लेंथ है 1 मीटर और ये साइड है x एक्सिस के ऊपर। पहले नहीं थी लेकिन बाद में ले आए। दिस इज द वे टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, टू सिंप्लीफाई दिस क्वेश्चन, राइट। तो ऐसे में क्या करें, ऐसे में इस ट्रायंगल को x एक्सिस पे जब हमने रखा उसका बेस, तो जो ये साइड है दैट विल रिप्रेजेंट द x कोऑर्डिनेट, y is 0। सिमिलरली अगर आप m2 की बात करें तो उसके दोनों कोऑर्डिनेट क्या होंगे, 0,0। अब कौन रह गया, अब रह गया m1। अब जैसा कि ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है, इसमें कोई दो राय नहीं है, तो अगर हम यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो जो ये परपेंडिकुलर है ये परपेंडिकुलर y एक्सिस की वैल्यू को शो करेगा, है कि नहीं, और ये बेस रिप्रेजेंट करेगा x कोऑर्डिनेट को। तो x कोऑर्डिनेट अगर ये है तो ये इसका हाफ है, तो ये हो जाएगा 1/2। भाई ये हाफ हो गया ना, परपेंडिकुलर बेस को इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, तो ये पूरा 1 है, तो ये हाफ, ये हाफ, तो ये हाफ, तो ऐसे भी इसका x कोऑर्डिनेट 1/2। अब क्या रह गया, अब रह गया y किसके पैरेलल, इसके। अब ये 1 है हमारे पास गिवन, ये 1 है, ये नहीं है 1, ये है। तो ऐसे में क्या करें, बस ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल तो होता ही है, ये 1 है, ये हाफ है, तो ये कितना होगा, ये कितना होगा, √3/2। कैसे, परपेंडिकुलर हो गया, 1 स्क्वायर माइनस में हाफ स्क्वायर, 1/4, 1 माइनस 1/4 का रूट कितना होगा, √3/4, यानी कि √3/2।
आई होप यू अंडरस्टैंड। यस एवरीवन। तो ऐसे में जो ये कोऑर्डिनेट आया, ये वैल्यू कितनी आई, यहां से लेकर के यहां तक √3/2। ठीक है, अब क्या करना है, अब सिंपल है, एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स में हमने इस पूरे क्वेश्चन को एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स में कन्वर्ट करके रख दिया। नाउ वी कैन इजीली फाइंड आउट द सेंटर ऑफ मास। हाउ, दैट इज XCM, यानी कि इस ट्रायंगुलर सरफेस का, इस इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो सेंटर ऑफ मास आएगा उसका x कोऑर्डिनेट क्या होगा, दैट विल बी XCM m1 x1। अब आपके सामने m1 कौन है, मास कितना है, मास कितना है m1 का, 1 kg, 1 मल्टीप्लाई में x1 कौन 1/2 प्लस m2 कौन 2 kg। लेकिन वो कॉर्नर कहाँ है, ओरिजिन पे, तो x2 0 प्लस m3 कौन 3 kg, m3 है कि नहीं, 3 इंटू में x3 कौन 1 डिवाइड बाय m1 प्लस m2 प्लस m3। आई होप यू अंडरस्टैंड। कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिखना। तो XCM 1/2 प्लस 3 दैट इज 7/2, ठीक है, मल्टीप्लाई 1/6 7/12 इज वेरी इजी, 7/12 मीटर। यस, मीटर है ना साइड की वैल्यू। तो दिस इज XCM। Similarly, what will be the YCM? YCM क्या आएगा, m1/1, तो m1 ये रहा 1 kg, y1 कितना √3/2, m2 ये रहा 2 kg, y2 कितना 0, m3 कितना 3 kg, y3 कितना 0 डिवाइड बाय 6, 2 into 0 3 into 0 √3/2 √3/12। तो YCM कितना आया √3/12, है कि नहीं, कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू कितना मीटर पे। तो आई होप बच्चों सेंटर ऑफ मास कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे इसके, सो देयरफॉर सेंटर ऑफ मास कोऑर्डिनेट्स ब्रैकेट 7/12 कोमा √3/12। तो इस तरह से अगर कोई क्वेश्चन आ जाए तो ये आपको ऐसे करना है, ठीक है, ध्यान रखिएगा इसका। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप यू अंडरस्टैंड। इस तरह से अगर कोई क्वेश्चन आ जाए तो उसमें कोई डिफिकल्टी नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। अब इसी बेस पे, अब मान लो अगर रेक्टेंगल होता, स्क्वायर होता, तो अगर आपको ये तो समझ में आ गया, अगर रेक्टेंगल होगा तो उसे किसी एक कॉर्नर को क्या करना है, ओरिजिन पे रख देना है। समझ में आ गया। चलिए एक और क्वेश्चन मैं आपको करवाता हूँ, ठीक है, थोड़ा इससे डिफरेंट होगा, आइए देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड सेंटर ऑफ मास ऑफ फॉलोइंग। क्या रख रहा हूं आपके सामने, क्या दिखा रहा हूं आपको, ध्यान देना। जैसे ये है एक टी शेप स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये टी शेप स्ट्रक्चर बोल सकते हो, टी शेप लैमिना, लैमिना मतलब प्लेन सरफेस विद ए वेरी वेरी स्मॉल थिकनेस, ठीक है। तो इसकी जो ये साइड है, ये आप लगा लीजिए, ये है 8 सेंटीमीटर और ये भी 8 सेंटीमीटर, ठीक है। जो इसकी लेंथ है ये सॉरी, तो ये 20, ये 8, ठीक है। तो ये लेंथ कितनी है 12 सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन क्या है, फाइंड द सेंटर ऑफ मास। अब आप कहेंगे नहीं सर ना तो कोऑर्डिनेट है कुछ भी नहीं है, कैसे करें, डिस्क्रीट सिस्टम है। आप पहले क्वेश्चन में सीधा इस तरह से क्वेश्चन में आ गया हमारे पास, कैसे करें इसको, मैं बताता हूँ कैसे करना है आपको। अच्छा ना कोई मास गिवन है, देखो ना
हमें तो सीधा फॉर्मूला याद है सर, m1 x1 प्लस m2 x2 डिवाइड बाय m1 प्लस m2, या वो m1 r1 प्लस m2 r2 डिवाइड बाय m1 प्लस m2। हमें तो मास ही नहीं मालूम यहाँ पे क्या होगा। ठीक है, तो ऐसे में मैं बताता हूँ, ये है टी शेप सरफेस, और ऐसे क्वेश्चन को कैसे करते हैं, सरफेस डेंसिटी मानते हैं। सरफेस डेंसिटी ये रहना है कि जो इसकी मास डेंसिटी रहेगी वो हर जगह पे सेम रहेगी, मास पर यूनिट एरिया। तो अगर मैं इस पोर्शन का एरिया निकालूँ, मैं इस क्वेश्चन को दो शेप में कंसिडर कर रहा हूँ, फर्स्ट शेप ये, सेकंड ये। ठीक है, मैं इन दोनों का अलग अलग मास निकाल रहा हूँ ताकि आपको थोड़ा सा राहत की सांस मिले कि कैसे इसका सेंटर ऑफ मास फाइंड आउट करेंगे हम लोग। तो एक काम ऐसे कर सकते हैं इस क्वेश्चन में, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, ऐसा हम लोग कर सकते हैं, राइट। एक और तरीका भी है मेरे पास, लेकिन फिलहाल मैं आपको वो नहीं बताऊंगा, मैं आपको सिर्फ इतना बताऊंगा कि कैसे मैं कह रहा हूँ मास डेंसिटी वाला पॉइंट से, तो आप वो कर सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। अब जैसे क्या है कि इसका जो मास डेंसिटी है वो लेके चल रहा हूं मास अपॉन एरिया। ठीक है, तो फर्स्ट का मास अगर निकाले m1, तो मास अपॉन, जैसा कि मास डेंसिटी यूनिफॉर्म होती है तो वो हमने मान ले लिया सिग्मा, तो मास हो गया m1 फर्स्ट का मास डिवाइड बाय एरिया। ठीक है, तो m1 इक्वल टू आ गया सिग्मा इनटू एरिया। ये सिग्मा मतलब मास डेंसिटी है जो कि कांस्टेंट है, सरफेस यूनिफॉर्म है। ठीक है ना, मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि जैसे आपको मैं बता दूं कि ये एक पेज है, ये एक पेज है। ठीक है, ये बिल्कुल प्लेन सरफेस है, जितना अगर मैं इसके इस टुकड़े का मास निकालूं तो उसकी मास डेंसिटी मास अपॉन में एरिया, पूरे पेपर का मास अपॉन में एरिया सेम आएगा। इस चीज़ को ध्यान रखिए, दिस इज न्यू कॉन्सेप्ट फॉर यू, कि जब आपके पास कोई डिस्क्रीट सिस्टम ना हो, कोई अलग अलग पार्टिकल का मास ना दे रखा हो, पूरी बॉडी का मास आपको नहीं पता हो, सिर्फ उसकी शेप दे रखी हो, साइज दे रखा हो, तब आपको सेंटर ऑफ मास कैसे निकालना है, यही इस क्वेश्चन की खासियत। ठीक है, तो फर्स्ट पोर्शन का मास आएगा m फर्स्ट इक्वल टू सिग्मा इनटू l1। सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी, सॉरी मास डेंसिटी है, सरफेस मास डेंसिटी जो हमने कंसीडर की यहाँ पे। ठीक है, और सिग्मा इनटू l1, और एरिया कितना है उसका, एरिया उसका सिग्मा मल्टीप्लाई 160, क्योंकि रेक्टेंगल की शेप है, 20 इंटू 8, 20 लेंथ 8 विड्थ, तो 160 सिग्मा। ठीक है, और इसी तरह से m2 यानी कि सेकंड पोर्शन का जो मास आएगा वो कितना आएगा, सिग्मा मल्टीप्लाई 8। ठीक है, और सिग्मा क्या है, सिग्मा आपके सामने सिग्मा कांस्टेंट, और a2 कितना है, 12 इंटू 8, 96 सिग्मा। यानी कि आपका एक काम तो आसान हो गया यहाँ पे। क्या काम आसान हो गया, क्या काम आसान हो गया बच्चों, वो ये काम आसान हो गया कि इस टी शेप का मास आ गया ये, और इस ऊपर वाले रेक्टेंगल का मास आ गया ये, और नीचे वाले रेक्टेंगल का मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक का मास आ गया ये। मास निकाल दिया। अब हमारी जो चिंता है वो हमें करने की जरूरत नहीं है। क्यों करने की जरूरत नहीं है, आइए मैं बताता हूँ। सोच के देखिए, अब इस टॉपिक को ना अलग अलग मान के चलो, भूल जाओ सब कुछ कि टी शेप है, एक रेक्टेंगल ये मान लो, एक रेक्टेंगल ये मान लो। सुन ना ध्यान से। अच्छा, अगर आप इस रेक्टेंगल को देखें तो रेक्टेंगल का सेंटर ऑफ मास क्या होगा, इसका सेंटर ये है कि नहीं। अच्छा, इस रेक्टेंगल को भूल के इस रेक्टेंगल पे आओ, इस रेक्टेंगल का सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, यहाँ पे होगा कि नहीं। अब एक बात नोट करने की है, दोनों के सेंटर ऑफ मास की लोकेशन को अगर आप देखें तो वो वर्टिकल लाइन पे है, किस पे है, बोलिए ना, किस पे है, वर्टिकल लाइन पे है कि नहीं। बस मैं यही आपको बताना चाह रहा हूँ, क्या कि मान लो इसमें से किसी एक को मैं ओरिजिन मान लूं, इस तरह से, ये एक्स एक्सिस ले लिया, ये वाई एक्सिस ले लिया, तो इस का सेंटर ऑफ मास की लोकेशन है 0,0, और इसकी सेंटर ऑफ मास की लोकेशन क्या है, जरा देख के बताइए, ध्यान से देखिए कितनी होगी। ये करना पड़ेगा हमें, मैं कह रहा हूं ये करना पड़ेगा हमें, समझ रहे हो ना। तो यहाँ पे
x, क्योंकि दोनों के सेंटर ऑफ मास है वर्टिकल लाइन पे, तो y एक्सिस पे तो है ही, तो इसको हमने इस ट्रायंगल में क्या माना, y एक्सिस, इसको हमने क्या माना, x एक्सिस, समझ रहे? तो ऐसे में x एक्सिस के अलोंग तो सेंटर ऑफ मास है नहीं, तो x cm तो 0 आएगा। अब क्या रहेगा, अब रह गया y cm। तो y cm की अगर आप बात करें तो वो उस पे आ जाएगी, इस पूरे का सेंटर ऑफ मास ये, ठीक है, तो ये हो गया m1 मल्टीप्लाई इसका सेंटर ऑफ मास की जो लोकेशन है ओरिजिन से कितनी दूर है, देखो इसका सेंटर ऑफ मास था 12 का हाफ ही हो गया 6, यहां तक हो गया 6। इसका रेक्टेंगल का जो सेंटर ऑफ मास है वो हो गया इस विड्थ पे, ये 8 है तो ये 4, तो ये 4 और ये 6 ऐड हो गए, कितने हो गए, 10। तो इस ओरिजिन के हिसाब से इस रेक्टेंगल का सेंटर ऑफ मास जो ये है, ये इस ओरिजिन से 10 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर है। अच्छा m2 कौन, ये m2, यहाँ क्या m2, यहाँ क्या m1, m2 खुद ओरिजिन पे है, m1 प्लस m2, m1 प्लस m2, ठीक है, रोमन में लिख रखा है ना, m1 m2 m2। अब देखो m1 की वैल्यू कितनी है, 160 सिग्मा डिवाइड बाय 160 प्लस 96 कितना हो गया, 6 5 2 सिग्मा, सिग्मा से सिग्मा कैंसिल, तो अल्टीमेटली YCM कितना हो गया बच्चों, दैट इज 16 की टेबल पे जा रहा है, 16 चल 60 160 और ये जा रहा है 16 1 16 6 96 5 by 8, तो XCM YCM corresponds to 0, 5 by। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा कि इस तरह से अगर आपके पास कोई बॉडी आ जाए, डिस्क्रीट सिस्टम ना हो, पार्टिकल्स अलग अलग ना हो, तो सेंटर ऑफ मास कैसे निकालें, ठीक है। सो वन क्वेश्चन फॉर यू कि टी शेप का मैंने आपको बता के दिखा दिया, एल शेप अगर हो तो उसका सेंटर ऑफ मास कैसे निकालेंगे, ये आपके ऊपर है, ध्यान दीजिएगा, ये एल शेप, ठीक है, ये आपको फाइंड आउट करना है, 2 मीटर और ये 1 मीटर, ये भी 2 मीटर, ठीक है। क्या फाइंड आउट करना है, सेंटर ऑफ मास। ये क्वेश्चन आपके लिए, कोई डाउट आए, कोई दिमाग में क्वेश्चन में डाउट हो इसमें तो पूछ लेना। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय।